हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बीते वर्ष 2023 में इतिहास और कला एवं संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के कंपाइलेशन के रूप में आज का सेशन आपके समक्ष प्रस्तुत है। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर अमृत उद्यान से। राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर अब यही नाम दिख रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने गार्डन को एक सामान्य नाम अमृत उद्यान दिया है। इससे पहले सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। 100 साल पुराने गार्डन का नाम बदले जाने पर सरकार के कई नेताओं ने राष्ट्रपति के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे गुलामी के प्रतीक की समाप्ति बताया है। तो आखिर क्या है मुगल गार्डन का इतिहास, आइए एक बार उस पर नजर डालते हैं। 15 एकड़ में फैले इस गार्डन का इतिहास आजादी से काफी पहले का है। गार्डन की खूबसूरती ऐसी है कि इसे राष्ट्रपति भवन की आत्मा कहते हैं। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट के मुताबिक यह मुगल गार्डन जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन, ताजमहल के आसपास के बागों, भारत और पर्शिया की मिनिएचर पेंटिंग से प्रेरित है। इस गार्डन को भी उसी अंग्रेज आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया था जिसके पास पूरी दिल्ली को डिजाइन करने की जिम्मेदारी थी, सर एडविन लुटियंस। सेंट्रल दिल्ली के पूरे इलाके को आज भी लुटियंस दिल्ली कहते हैं। साल 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की थी। राजधानी शिफ्ट होने के बाद रायसीना की पहाड़ी को काटकर वायसराय हाउस बनाया गया था। उसी वायसराय हाउस को आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। इस इमारत को बनाने वाले सर लुटियंस ने मुगलों और पश्चिमी आर्किटेक्चर को मिक्स किया था। वायसराय हाउस के सामने एक गार्डन की भी परिकल्पना की गई है। फिर सर लुटियंस ने 1917 में एक गार्डन की डिजाइन तैयार करी। हालांकि गार्डन में प्लांटेशन का काम साल 1928-29 में ही शुरू हुआ था। आजादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी बने थे। वायसराय हाउस को उनका आवास बनाया गया था। आजादी के बाद में देश में खाद्यान्न की काफी कमी थी, तो राजगोपालाचारी जी ने इसी मुगल गार्डन के एक हिस्से में गेहूं की खेती भी करवाई थी। यह परंपरा कई सालों तक चलती रही थी। आपको बता दें कि गार्डन की एक खासियत यहाँ लगे गुलाब के फूल हैं। इस गार्डन में गुलाब की तकरीबन 159 वैरायटीज मौजूद हैं। वाइकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन। अक्सर जल बंटवारे और बांध विवाद पर आमने सामने रहने वाले दो राज्यों तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्री 1 अप्रैल 2023 को चेन्नई में एक साथ एक मंच पर नजर आए। मौका था 1924 के वाइकोम आंदोलन के शताब्दी वर्ष मनाने का। इसमें तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन और केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने शिरकत की और दोनों नेताओं ने छुआछूत प्रथा को खत्म करने वाले उस आंदोलन की पुरातन गाथा को याद भी किया। चूंकि वर्ष 2024 वाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी का प्रतीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 1 अप्रैल 2023 को वैकोम में आयोजित एक समारोह के दौरान संयुक्त रूप से शताब्दी समारोह का उद्घाटन भी किया। एक नजर डाल लेते हैं आइए कि क्या था वाइकोम सत्याग्रह। त्रावणकोर, जो आज केरल के नाम से जाना जाता है, में वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत 30 मार्च सन 1924 को हुई थी। यह जाति व्यवस्था के खिलाफ पहला आंदोलन था जिसमें छुआछूत की प्रथा को खत्म करने के लिए तथाकथित अछूत और दलित जातियों के लोगों ने सत्याग्रह किया था और मंदिर में प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। यह आंदोलन 1924-1925 की अवधि के दौरान केरल के कोट्टायम जिले में महादेव मंदिर के आसपास त्रावणकोर रियासत के हिस्से वाइकोम में शुरू हुआ था। इसीलिए इसका नाम वाइकोम आंदोलन पड़ा। 30 मार्च सन 1924 को शुरू किए गए इस सत्याग्रह में भाग लेने वाले 3 लोग स्नान करने के बाद मंदिर के सामने वाली सड़क पर चल पड़े थे, जहां दलितों और छोटी जाति के लोगों का जाना मना था। बावजूद इसके तीनों एक दूसरे का हाथ थामे सड़क की ओर बढ़ते चले थे। इनमें कुंजप्पी एक पुलैया के रूप में जाने जाते हैं, बहुलेयन एक एझुआ के रूप में जाने जाते हैं और गोविंदा मणिकर, जो कि एक नायर थे। उन तीनों को मंदिर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था जब उच्च जाति के पुरुषों और अन्य धर्मों के लोगों ने भी जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ और मंदिर तक जाने वाली सड़क पर उच्च जातियों, विशेष रूप से नंबूदरी ब्राह्मणों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ उस मुहिम को समर्थन दिया था।
तब उस सड़क के प्रवेश द्वार पर एक भेदभावपूर्ण बोर्ड लगाकर इसका विरोध किया गया था, जिन्हें थिंडल पलका कहा जाता था। इस विरोध पर लिखा था कि अछूत उस बिंदु से आगे नहीं बढ़ सकते। अब आइए एक नजर डालते हैं इस आंदोलन पर पेरियार के योगदान पर। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तब उसे समाज के बड़े वर्ग का समर्थन हासिल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कई राज्यों के कई नेताओं की भागीदारी हुई। इससे आंदोलन ने तेज गति पकड़ ली। तमिलनाडु कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार और द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, और सी राजगोपालाचारी, श्रीनिवास अय्यनक्कर, अय्यामुथु गाइंडेर सहित नेताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया था। अपने गिरते स्वास्थ्य के प्रति जरा भी चिंता किए बिना पेरियार ने संघर्ष में भाग लिया और 2 बार वे जेल भी गए। इससे उन्हें वायकोम वीरार नाम मिला, जिसका अर्थ है वायकोम का नायक। वहीं गांधी जी भी इस आंदोलन से संबद्ध थे। वे मार्च 1925 में वैकोम पहुंचे, विभिन्न जाति समूहों के नेताओं के साथ कई चर्चाएं की और महारानी रीजेंट से उनके वर्कला शिविर में मुलाकात भी करी। गांधी और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त WH पिट के बीच परामर्श के बाद 30 नवंबर 1925 को वायकोम सत्याग्रह आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया गया था। सभी कैदियों की रिहाई और सड़कों तक पहुंच की अनुमति के बाद एक समझौता हुआ। अब इस समझौते और इस सफलता में महिलाओं की क्या भूमिका रही, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। विशेषकर सत्याग्रही नेताओं के परिवारों से पेरियार की पत्नी नागम्मई और बहन कन्नम्मल सहित महिलाओं की भागीदारी ने महिलाओं की लड़ाई में अभूतपूर्व भूमिका निभाने के लिए सशक्त इसे बनाया था। वायकोम के कांग्रेसी मद्रास प्रेसिडेंसी में अपने सत्याग्रहियों का साथ देने के लिए पहुंचे और उन्होंने आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उनका आंदोलन 1925 में तब सफल हुआ जब 23 नवंबर 1925 को 603 दिनों के सत्याग्रह के बाद तत्कालीन सरकार ने मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर बोर्डों को हटाने का आदेश दिया और मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कें सभी के लिए खोल दी गई थीं। आइए मंदिर प्रवेश की उद्घोषणा के ऊपर भी एक नजर डालते हैं। नवंबर 1936 में सत्याग्रह के समापन के लगभग 1 दशक बाद त्रावणकोर के महाराजा द्वारा ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने कि त्रावणकोर के मंदिरों में हाशिए की जातियों के प्रवेश पर सदियों पुराने प्रतिबंध को हटा दिया था। भूदान ग्रामदान आंदोलन। महाराष्ट्र के एक गांव ने ग्रामदान अधिनियम को लागू करने की मांग को लेकर बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था। यह भारत में वर्ष 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे, जिन्हें गांधी जी ने पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग भी लिया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने महसूस किया कि भूमिहीन का मुद्दा ग्रामीण भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है और वर्ष 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन शुरू किया। उनका उद्देश्य धनी जमींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी जमीन का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। जब भावे ने गांव-गांव घूमकर जमींदारों से अपनी जमीन दान करने का अनुरोध किया तो आंदोलन को गति मिली। भावे का दृष्टिकोण अहिंसा के दर्शन में निहित था तथा उनका यह विचार था कि भूस्वामियों को गरीबों हेतु करुणा एवं सहानुभूति के साथ अपनी भूमि दान करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि ग्रामदान क्या है। ग्रामदान 1951 में गांधीवादी विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन का एक विस्तार है। भूदान का मतलब था बड़े भूस्वामियों द्वारा भूमिहीनों के लिए भूमि का दान करना, लेकिन ग्रामदान का अर्थ है पूरा गांव अपनी जमीन को एक आम ट्रस्ट के तहत रखेगा, जिसे ग्राम सभा या ग्राम समिति कहा जाता है। इसके बाद गांव के बाहर या ग्रामदान में शामिल नहीं हुए गांव के व्यक्ति को जमीन नहीं बेची जाएगी, लेकिन भूस्वामी इसकी खेती जारी रख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। विनोबा भावे, जिन्हें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय अपना पहला सत्याग्रही चुना था, देश में खासकर वे तेलंगाना क्षेत्र में असमान भूमि स्वामित्व को लेकर हो रही हिंसा से बहुत परेशान थे। तो आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या थी, इसकी खोज हम करेंगे भूदान आंदोलन से। आइए जानते हैं भूदान आंदोलन। हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर पोचमपल्ली गांव में एक जमींदार के युवा बेटे रामचंद्र रेड्डी ने जब भावे के समक्ष अपने गांव के भूमिहीन लोगों को अपनी जमीन का हिस्सा दान करने की पेशकश की, तब भावे ने फैसला किया कि वह पूरे भारत के भूस्वामियों को प्रेरित करेंगे कि वे इच्छा से अपनी भूमि का एक हिस्सा भूमिहीनों को दान कर दें। इससे उन्हें भूदान आंदोलन का नाम दिया गया।
अगले कुछ वर्षों के बाद अपनी भूदान पदयात्रा के दौरान उन्होंने एहसास किया कि लोगों को ग्रामदान के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने गांव के लोगों को अपने जमीन को एक ट्रस्ट के पास रखने की अपील की और व्यवस्था की कि हर व्यक्ति न केवल भूमि का एक छोटा सा हिस्सा बल्कि उसकी आय का 1/40वां हिस्सा ट्रस्ट को दान करे। इससे भूमिहीन का भला हो सकता है। भावे के ग्रामदान आंदोलन ने समुदाय में सभी को समान अधिकार और जिम्मेदारियों का एहसास कराया और उन्हें स्वशासन की ओर बढ़ने के लिए सशक्त बनाकर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। आज भारत के 7 राज्यों में 3660 ग्रामदान गांव हैं, जिनमें से सबसे अधिक ओडिशा में 1309। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में भी ग्रामदानी गांव हैं। इनके अलावा असम में भी ग्रामदानी व्यवस्था थी, लेकिन सितंबर 2022 में असम सरकार ने असम ग्रामदान अधिनियम 1961 और असम भूदान अधिनियम 1965 को निरस्त कर दिया। उस समय तक असम में 312 ग्रामदान गांव थे। अलग अलग राज्यों के अपने अपने अधिनियम हैं, लेकिन ग्रामदान अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। जैसे गांव के कम से कम 75% भूस्वामियों को भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा को सौंप देना होगा और ऐसी भूमि से कम गांव की 60% भूमि होनी चाहिए। कुछ राज्यों में यह प्रतिशत कुछ कम भी है। जैसे राजस्थान में गांव की कुल भूमि में कम से कम 51% भूमि ग्राम सभा को दान करनी होगी। आत्मसमर्पण की गई भूमि का 5% गांव में भूमिहीनों की खेती के लिए वितरित किया जाता है, लेकिन इस जमीन को पाने वाले लोग बिना ग्राम सभा की अनुमति के उसे हस्तांतरित नहीं कर सकते। बाकी जमीन दाताओं के पास ही रहती है और वे इसके वंशज इस पर काम या खेती आदि कर सकते हैं और लाभ भी उठा सकते हैं, लेकिन वे इसे गांव के बाहर या गांव के ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकते जो ग्रामदान में शामिल नहीं है। ग्रामदान में शामिल होने वाले सभी काश्तकारों को अपनी आय का 2.5% समुदाय को योगदान देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ का जश्न महाराष्ट्र के रामगढ़ जिले में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी भाग लिया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मराठा योद्धा शिवाजी महाराज का रायगढ़ जिले में 6 जून 1674 को राज्याभिषेक हुआ था, जहां उन्होंने हिंदवी स्वराज की नींव रखी थी। वहीं हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2023 में राज्याभिषेक की वर्षगांठ 2 जून को है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शासन प्रणाली, अगर इस पर नजर डालते हैं तो क्षत्रिय कुल के शिवाजी महाराज का राज्य वास्तविक और कानूनी दोनों तरह से एक संप्रभु राज्य था। तथ्य यह है कि उनके पत्र, मोहरें, उपाधियां और उनके प्रशासन की प्रकृति ये सभी राम राज्य या धर्म राज्य की भावना पर आधारित थी। महादेव गोविंद रानाडे के अनुसार नेपोलियन प्रथम की तरह शिवाजी अपने समय में एक महान संगठनकर्ता और नागरिक संस्थानों के निर्माता थे। शिवाजी के स्वराज प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार से थे: अपने लोगों की भलाई और राज्य के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना, स्वराज की रक्षा के लिए एक कुशल सेना सैन्य बल बनाए रखना, कृषि और उद्योग को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिक जरूरतों को पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान मंडल पर। आज के समय में दुनिया भर में शासन और पावर के केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की बात होती रहती है। आज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बड़े बड़े सेमिनार और व्याख्यान आयोजित होते हैं। वहीं आज से लगभग 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने शासन की बागडोर सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, उससे समाज, आज की सरकारें और अन्य लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं। शिवाजी ने अपने शासन के तहत जनहित के कार्यों एवं चहुमुखी विकास के लिए एक अष्टप्रधान मंडल की व्यवस्था की थी। इसमें 8 मंत्रियों की सीटें थीं। शासन की सर्वोच्चता एकाधिकार संपन्न शासक छत्रपति यानी कि राजा में निहित थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज के एक छत्र स्वामी थे। वे न्याय, सेना और प्रशासन के प्रधान थे। उनके अधिकार अनियंत्रित थे, पर प्रजा वत्सलता की भावना और लोक कल्याणकारी कार्य करने की तीव्र लालसा होने से राज्य में एक तंत्री प्रबुद्ध शासन प्रणाली थी। शिवाजी ने प्रशासन में परामर्श व सहयोग के लिए 8 सदस्यों की परिषद निर्मित की थी, जिसे अष्टप्रधान परिषद या मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है, जिसमें पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री या अष्टप्रधान का प्रमुख सदस्य होता था तथा राज्य के सभी कार्यों का निरीक्षण तथा राजा की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व करना उसके मुख्य कार्य थे। राजकीय कागजातों में राजा के मोहर के नीचे पेशवा की मोहर लगाई जाती थी। आमात्य या मजूमदार
इन्हें लेखा परीक्षक के रूप में जाना जाता था। सार्वजनिक आय व्यय संबंधी लेखों की जांच पड़ताल करना, उस समय पर हस्ताक्षर करना, उस पत्र पर हस्ताक्षर करना और उसे राजा के समक्ष प्रस्तुत करना इसके प्रमुख कार्य थे। वाक्यानवीस या मंत्री, इसके मुख्य कार्य राजा के कार्यकलापों और दरबार की घटनाओं का दैनिक अभिलेख तैयार करना आदि होता था। इसके अलावा शुरूनवीस, जिन्हें हम सचिव कहते हैं, इसके मुख्य कार्य राजकीय पत्रों की भाषा शैली की जांच करना हुआ करता था। सेनापति, जिन्हें सर ए नौबत कहा जाता था, सेना की भर्ती, संगठन, अनुशासन आदि का दायित्व इन्हीं पर होता था। पंडितराव या दानाध्यक्ष धार्मिक विवादों को सुलझाने और ब्राह्मणों का सत्कार करने और दान देने के साथ साथ अनुष्ठान करने आदि के संबंधित मुख्य कार्य करते थे। विदेश सचिव यानी कि सुमंत या दबीर, इसके मुख्य कार्य विदेशों से संबंधित मामले, युद्ध तथा शांति के विषयों पर राजा को परामर्श व सहायता करना हुआ करता था। और न्यायाधीश या फौजदारी और दीवानी मुकदमों की सुनवाई करते थे तथा राज्य में न्याय और कानून की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। राष्ट्रीय कल्याण और लोक कल्याण शिवाजी महाराज के शासन के मूल तत्व रहे हैं। शिवाजी महाराज ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने की सर्वोच्च महत्ता पर बल दिया और उनके विचारों का प्रतिबिंब एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर को ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची वननेस का अनावरण के रूप में किया है। प्रतिमा में शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। कहते हैं कि इसी उम्र में उन्होंने ओंकारेश्वर का दौरा किया था। सरकार ने खांडवा जिले में मांधाता द्वीप पर स्थित इस टेम्पल टाउन को विकसित करने के लिए 2200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इससे उज्जैन, महेश्वर और मांडू धार्मिक शहरों के एक साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटक सर्किट बनाने में सफलता हासिल होगी। आइए जानते हैं आदि शंकराचार्य कौन थे। आदि शंकराचार्य, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 788 और 820 ईस्वी के बीच रहे थे, का जन्म पेरियार नदी के तट पर स्थित केरल के कलाड़ी गांव में हुआ था। वे कम उम्र में ही सन्यासी बन गए थे और अपना घर छोड़ दिए थे, जहां से कहा जाता है कि उन्होंने ओंकारेश्वर का रुख किया था। यहां उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद के अधीन अध्ययन किया और जल्द ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित प्रचलित दार्शनिक परंपराओं को चुनौती देते हुए अद्वैत सिद्धांत के प्रस्तावक बन गए। कहा जाता है कि अपने 32 साल के जीवन काल में उन्होंने कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम से लेकर कामरूप, असम और कश्मीर और केदार और बद्रीधाम, साथ ही श्रृंगेरी, उज्जैन, काशी, पुरी और जोशीमठ आदि उस समय के सभी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों का उन्होंने दौरा कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 116 रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और 12 प्रमुख उपनिषदों जैसे कि प्रमुख धार्मिक ग्रंथों पर 18 टिप्पणियां लिखी गई हैं। ब्रह्मसूत्र की समीक्षा को ब्रह्मभाष्य के नाम से भी जाना जाता है और यह ब्रह्मसूत्र पर सबसे पुरानी टिप्पणी है। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन में निहित सिद्धांतों पर 23 पुस्तकें लिखी, जिसमें विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्य वृत्ति, उपदेश सहस्त्री आदि शामिल हैं। सौंदर्य लहरी, निर्वाण शतकम, मनीषा पंचकम जैसे 72 भक्ति भजन और ध्यान भजनों की रचना भी उन्होंने की है। आइए जानते हैं कि इस खबर से संबंधित मांधाता द्वीप को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल क्यों माना जाता है। मांधाता द्वीप, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 का घर माना जाता है। ओंकारेश्वर, जो कि द्वीप के दक्षिण की ओर स्थित है, और अमरेश्वर या उज्जैन क्षेत्र में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के करीब है, जो उत्तर पश्चिम में 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप 14वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य शैव, वैष्णव और जैन मंदिरों से युक्त है। ओंकारेश्वर नाम द्वीप के आकार से लिया गया है, जो पवित्र शब्दांश ओम जैसा दिखाई देता है। जहां तक मानधाना में ज्योतिर्लिंग स्थलों का सवाल है, उसकी उत्पत्ति पर 3 कहानियां हैं। पहली कथा के अनुसार विंध्य पर्वत श्रृंखला के देवता विंध्य ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। इस पराक्रम से प्रभावित होकर शिव ने स्वयं को ओंकारेश्वर और अमरेश्वर के रूप में प्रकट किया था। दूसरी कहानी में राजा मांधाता ने अपनी समर्पित पूजा की कि शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और तीसरी कहानी में दानव देवताओं के खिलाफ विजयी हुए और शिव राक्षसों को हराने के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ के रूप में ब्रह्मांड को भेद दिया, जिससे ज्योतिर्लिंग कहा गया था।
भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थल हैं जिन्हें शिव का स्वरूप माना जाता है। इनमें उज्जैन में महाकाल के अलावा गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ और तमिलनाडु में रामेश्वरम शामिल हैं। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने छत्रपति शिवाजी महाराज के अस्त्र बाघनख को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार प्राचीन हथियार को 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋणात्मक आधार पर महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाएगा। एक उक्त अवधि के दौरान इसे राज्य भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित भी किया जाएगा। यह माना जाता है कि यह बाघनख ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ के कब्जे में आ गया, जिन्हें वर्ष 1818 में सतारा राज्य का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया था। इस बाघनख को डफ के एक वंशज ने संग्रहालय को उपहार में दे दिया था। कोंकण क्षेत्र में शिवाजी की अद्भुत पकड़ व अभियानों को कमजोर करने के लिए नियुक्त किए गए बीजापुर के सेनापति अफजल खान और छत्रपति शिवाजी के बीच मुठभेड़ हुई थी। अफजल खान ने शांतिपूर्ण सुलह का सुझाव दिया था, किंतु संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए शिवाजी पूरी तरह से तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने बाघनख को छुपाए रखा था और अपनी पोशाक के नीचे पहन रखा था। चेनमेल छोटे धातु के छल्ले से बना कवच हुआ करता था जिसे उन्होंने पहना था। आपसी संघर्ष में शिवाजी ने अफजल खान पर बाघनख से हमला कर उसका वध कर दिया था। इस प्रकार अंततः शिवाजी की जीत हुई थी। 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में शिवनेरी किले में जन्मे छत्रपति शिवाजी ने 1659 में प्रतापगढ़ का युद्ध, 1660 में पवन खिंड का युद्ध, 1664 में सूरत का युद्ध, 1665 में पुरंदर का युद्ध, 1670 में सिंगड़ का युद्ध, 1682 से 83 में कल्याण का युद्ध और 1679 में संगमनेर का युद्ध लड़ा और अपने राज्य का विस्तार किया। काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में किया गया। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बनाए रखने के भारत सरकार द्वारा की गई एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। वर्ष 2022 में काशी तमिल संगमम का पहला चरण 16 नवंबर से 19 दिसंबर के मध्य वाराणसी यानी कि काशी में ही वाराणसी में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले तकरीबन 1400 लोगों यानी कि प्रत्येक 200 व्यक्तियों में से 7 समूहों में भाग लेने की संभावना है। 7 समूहों का नाम भारत की 7 पवित्र नदियों के नाम पर रखा गया है। छात्रों का समूह जिन्हें गंगा, शिक्षकों का समूह जिन्हें यमुना, पेशेवरों का समूह जिन्हें गोदावरी, आध्यात्मिक लोगों का समूह जिन्हें सरस्वती, किसानों और कारीगरों का समूह जिन्हें नर्मदा, लेखकों का समूह सिंधु और व्यापारियों और व्यवसायियों का समूह कावेरी के नाम पर रखा गया है। संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, सूचना और प्रसारण, कौशल विकास और उद्यमिता, आईआरसीटीसी मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के संबद्ध विभागों की भागीदारी के साथ भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय इस आयोजन के लिए नोडल एजेंसी है। आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे थे। काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों के कई पहलुओं का जश्न है। इसका व्यापक उद्देश्य ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं यानी उत्तर और दक्षिण की दोनों की परंपराओं को करीब लाना, हमारी साझा विरासत की समझ विकसित करने के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के बीच संबंध को और मजबूत करना है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं इसके सांस्कृतिक महत्व पर। 15वीं शताब्दी में मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले राजा पराक्रम पांड्य भगवान शिव का एक मंदिर बनवाना चाहते थे और उन्होंने एक शिवलिंग लाने के लिए काशी, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, की यात्रा करी। वहां से लौटते समय वे रास्ते में एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए और फिर जब उन्होंने यात्रा हेतु आगे बढ़ने की कोशिश की तो शिवलिंग ले जा रही गाय ने आगे बढ़ने से बिल्कुल मना कर दिया। पराक्रम पांड्य ने इसे भगवान की इच्छा समझा और शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। इसे बाद में शिवकाशी के नाम से जाना जाने लगा, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जो एक भक्त काशी नहीं जा सकते उनके लिए पांड्यों ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में तेनकासी के नाम से जाना जाता है। यह स्थान केरल और तमिलनाडु की सीमा के करीब स्थित है। इसके अलावा काशी और तमिलनाडु के आपसी संबंध काफी निकट के रहे हैं।
मसलन चोल काल के समय के ऐसे कई शिलालेख हैं जिसमें वाराणसी का जिक्र है। तमिलनाडु में कई जगहों पर काशी विश्वनाथ और विशालाक्षी मंदिर मौजूद हैं। यहां तक कि तमिलनाडु में काशी नाम का शहर भी है। काशी में अब भी तमिल लोग रहते हैं और वे काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। आज भी काशी के लोग धार्मिक कारणों से रामेश्वरम जाते हैं और दक्षिण भारतीय लोग काशी आते हैं और यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। 17वीं शताब्दी में शैव कवि कुमारा गुरुपरार तमिलनाडु से काशी गए और वहां उन्होंने मठ स्थापित किए। ये मठ बाद में थंजावुर जिले में आ गए, लेकिन लोग इसे आज भी काशी मठ ही कहते हैं। भारतीय नौसेना ने 29 दिसंबर 2023 को एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल के रैंक के अधिकारियों के एपोलेट्स का नया लोगो जारी कर दिया है। यह लोगो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। आपको बता दें कि एपोलेट्स अधिकारियों के कंधों पर लगने वाला बैज होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस डिजाइन को बदलने की बात कही थी। भारतीय नौसेना ने कहा कि नए डिजाइन को अपनाना पंच प्रण के 2 स्तंभों को मानना है। पहला, विरासत पर गर्व और दूसरा, गुलामी की नागरिकता से संबंधित मुक्ति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने 25 साल के लिए देश को पंच प्राण पर अपनी शक्ति, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य को केंद्रित करने की बात कही थी। इन पंच प्रणों में विरासत पर गर्व, गुलामी की हर सोच से मुक्ति के अलावा विकसित भारत, एकता और एकजुटता और नागरिकों के कर्तव्य शामिल हैं। नए एपोलेट्स शिवाजी की राजमुद्रा से प्रेरित हैं। भारतीय नौसेना ने एडमिरल एपोलेट्स का नया डिजाइन नौसेना ध्वज से लिया है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। यह भारतीय समृद्ध समुद्री विरासत का सच्चा आईना है। नए एपोलेट्स में मराठा शासक की राजमुद्रा को लाना गुलामी की मानसिकता को छोड़ने की कोशिश है। नए एपोलेट्स ने ब्रिटिश राज के नेल्सन रिंग को प्रतिस्थापित कर दिया है। नए एपोलेट्स डिजाइन की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। गोल्डन बटन, नेवी बटन, यह गुलामी की मानसिकता को दूर करने के संकल्प को दोहराता है। अष्टकोणीय, यह 8 दिशाओं का प्रतीक है जो सेना की सर्वांगीण दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। तलवार, यह देश की शक्ति में अग्रणी बनने और प्रभुत्व के जरिए जंग जीतने, विरोधियों को हराने और हर चुनौती पर काबू पाने के नौसेना के उद्देश्य को दिखाती है। टेलीस्कोप, यह बदलती दुनिया में दृष्टि, दूरदर्शिता और मौसम पर नजर रखने का प्रतीक है। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने नौसेना दिवस पर यह भी घोषणा की है कि नौसेना का नाम भी अब भारतीय परंपराओं के आधार पर रखा जाएगा। नौसेना ने ब्रिटिश शासन के दौरान मिले सेलर्स की रैंक का रिव्यू भी कर लिया है। कॉलोनियल मिलिट्री ट्रेडिशन को समाप्त करने के लिए उन्हें इंडियन पोस्ट रैंक से बदलने की तैयारी भी है। 65,000 से ज्यादा सेलर्स को अब नई रैंक मिलेगी। भारतीय नौसेना में कुछ नए बदलाव हुए हैं। जैसे पिछले वर्ष भारतीय नौसेना में कई बदलाव हुए, जैसे कि कमांडो के लिए झंडे का उपयोग बंद कर दिया गया, नए ध्वज को अपनाया गया, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस कोड की अनुमति दी गई। पहले नौसेना के झंडे पर लाल क्रॉस का निशान होता था। यह सेंट जॉर्ज क्रॉस था जो अंग्रेजों के झंडे यूनियन जैक का भाग हुआ। सेंट जॉर्ज क्रॉस ईसाई संत और योद्धा की निशानी थी। 2001 में लाल क्रॉस हटाया गया और 2004 में इसे फिर से लगा दिया गया। 2001 से 2004 तक इसमें अशोक चिन्ह को रखा गया। 2014 में अशोक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया। फिर 2 सितंबर 2022 को इंडियन नेवी का नया झंडा लाया गया जिसमें क्रॉस को हटाकर अष्टकोणीय क्रेस्ट को शामिल किया गया था। इस तरह भारतीय नौसेना के नए झंडे में भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को एक कोने में लगाया गया है, वहीं बाकी आधे भाग में नेवी का क्रेस्ट लगाया गया है। नीले रंग का यह क्रेस्ट अष्टकोणीय और आकृति का है जो इस बात का प्रतीक है कि हमारी इंडियन नेवी की पहुंच 8 दिशाओं में है। इसके अलावा अष्टकोणीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में भारतीय नौसेना के सूत्र वाक्य शन नो वरुण को अंकित किया गया है। इस सूत्र वाक्य का मूल अर्थ यह है कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार वरुण देव को जल का देवता माना जाता है। आपने शायद वर्तमान समाज में कई बार लिंग के आधार पर श्रम विभाजन महसूस किया होगा, लेकिन अमेरिकी विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने पुरातात्विक और शारीरिक दोनों साक्ष्यों के आधार पर पाया है कि प्रागैतिहासिक समाज में लिंग के आधार पर श्रम का कोई विभाजन मौजूद नहीं था। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि प्रागैतिहासिक काल की महिलाएं न केवल शिकार करती थीं,
बल्कि उनकी शारीरिक रचना और जैविकी ने भी उन्हें इसके लिए आंतरिक रूप से अपेक्षाकृत अनुकूल बनाया होगा। महिलाओं की चोटों और शिकार करने वाले हथियारों के साथ उन्हें दफनाए जाने के संबंध में उनके पुरातात्विक निष्कर्षों से यह इस प्रकार का दावा किया जा सका है। इस प्रकार इस अध्ययन द्वारा उस सिद्धांत को चुनौती दी जा रही है जिसमें कहा गया था कि पुरुष प्राथमिक शिकारी थे जबकि महिलाएं इकट्ठा करती थीं, यानी गैदरर्स थीं। निएंडरथैल के दफन अवशेषों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन से दावा किया गया है कि आज से तकरीबन 45,000 से 10,000 साल पहले जब पुरुषों में भाला फेंकने से जुटी चोटें दिखाई जाती थीं, तो वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाएं भी धनुष और तीर शिकार, जाल और मछली पकड़ने के हुक जैसे उपकरणों का प्रयोग करती थीं। विद्वानों ने इतिहास को उसके साक्ष्यों के आधार पर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित किया है। ये प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के नाम से जाने जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। विद्वानों ने प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभक्त किया है। ये 3 खंड हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस इतिहास के इस कालखंड में मानव एक शिकारी व खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। इस दौर में मानव को पशुपालन व कृषि का ज्ञान नहीं था। इतिहास के इस समय में मानव आग से परिचित तो था, लेकिन वह उसका समुचित उपयोग करना नहीं जानता था। अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए मानव इस दौरान अनेक प्रकार के पाषाण उपकरणों का उपयोग किया करता था। पुरा पाषाण काल में भी मनुष्य अलग अलग समय में अलग अलग तरह के पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता रहता था। इन्हीं पाषाण उपकरणों के आधार पर इतिहासकारों ने पुरा पाषाण काल को पुनः 3 कालों में या 3 कालखंडों में विभाजित किया है। ये हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के इस काल के दौरान मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्ट्जाइट पत्थर का उपयोग करता था। इस दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए बटिकाश्म यानी पेबल्स का उपयोग भी किया जाता था। बटिकाश्म पत्थर के ऐसे टुकड़े होते थे जो पानी के बहाव से रगड़ खाकर गोलमटोल व सपाट हो जाते थे। निम्न पुरा पाषाण काल के दौरान मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख उपकरणों के नाम प्रस्तर कुठार, विदारणी, खंडक और गंडासा थे। गंडासा एक ऐसा बटिकाश्म होता था जिसके एक तरफ धार लगाई जाती थी और खंडक एक ऐसा बटिकाश्म होता था जिसके दोनों तरफ धार लगाई जाती थी। निम्न पुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित सोहन घाटी, कश्मीर, राजस्थान का थार रेगिस्तान, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में स्थित भीमबेटका, हथनौरा, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित दोलन घाटी, तमिलनाडु में पल्लवरम, अतिरपक्कम, आंध्र प्रदेश में करुनूल और नागार्जुन कोंडा, कर्नाटक में इसामपुर आदि इसमें शामिल थे। मध्य पुरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के इस काल के दौरान मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्ट्जाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर और चर्ट नामक पत्थरों का उपयोग करता था। इस काल के दौर में आकर पाषाण उपकरणों का आकार निम्न पुरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटा हो गया था। इस काल में मानव मुख्य रूप से बेधनी, फलक बेधक, खुरचनी आदि पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था। ये उपकरण मुख्य रूप से फलक पर आधारित हुआ करते थे। इस दौरान फलक उपकरणों की प्रधानता मिलती रहती है, इसलिए मध्य पुरा पाषाण काल को एच.डी. संकालिया ने फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। महाराष्ट्र स्थित नेवासा, उत्तर प्रदेश स्थित चकिया व सिंगरौली, झारखंड स्थित सिंहभूमि व पलामू, गुजरात स्थित सौराष्ट्र क्षेत्र, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका की गुफाएं, राजस्थान स्थित बेड़च, कादम्बली, पुष्कर क्षेत्र, थार का रेगिस्तान इत्यादि मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। उच्च पुरा पाषाण काल उच्च पुरा पाषाण काल का समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है और इस काल के दौरान पाषाण उपकरणों के विनिर्माण के लिए मानव द्वारा जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इस दौरान मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का आकार मध्य पुरा पाषाण काल के दौरान निर्मित पाषाण उपकरणों से और अधिक छोटा हो गया था। इस काल में मानव फलक एवं तक्षणी पर आधारित पाषाण उपकरणों की अत्यधिक निर्माण करने की प्रवृत्ति आ गई थी। आकार में छोटे होने के कारण इन पाषाण उपकरणों के उपयोग से मानव की दक्षता व गतिशीलता में वृद्धि हो गई थी।
इस काल से संबंधित प्रमुख स्थलों में महाराष्ट्र स्थित इनाम गांव व पटने, आंध्र प्रदेश स्थित कर्नूल, नागार्जुन कोंडा व रेनीगुंटा, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका, कर्नाटक स्थित शोरापुर, दोआब, राजस्थान स्थित बूढ़ा पुष्कर, उत्तर प्रदेश स्थित लोहंद नाला, बेलन घाटी इत्यादि इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के खूंटी जिले में पीएमपीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत किया था। पीएमपीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर आदिवासी समूहों यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसके लिए केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। मिशन में पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए बस्तियों में सुरक्षित आवास, स्वस्थ पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, सड़क तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इस मिशन का शुभारंभ झारखंड के खूंटी जिले में प्रधानमंत्री की उलिहातू गांव की यात्रा के बाद किया गया था, जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इस दिवस का आयोजन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता तथा आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने हेतु किया गया है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित उलिहातू गांव में हुआ था। ये मुंडा जनजाति से संबद्ध थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक झारखंड और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की आंधियों में तिनके सा उड़ रहा था तथा आस्था के मामले में भटका हुआ था। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आया जा करते थे तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर को मान लिया करते थे। भारतीय जमींदारों और जागीरदारों और ब्रिटिश शासकों के शोषण की मुट्ठी में आदिवासी समाज झुलस सा रहा था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को शोषण की नाटकीय यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना आवश्यक समझा। पहला तो सामाजिक स्तर पर, ताकि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और ढकोसलों के चंगुल से छूटकर पाखंड के पिंजड़े से बाहर आ सके। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों को स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व समझाया, सहयोग और सरकार का रास्ता दिखाया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार, जागीरदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन तो बौखलाया ही, पाखंडी झाड़फूंक करने वालों की दुकानदारी भी ठप हो गई। यह सब बिरसा मुंडा के खिलाफ हो गए। उन्होंने बिरसा को साजिश रचकर फंसाने की काली करतूतें प्रारंभ कर दी। ये तो था सामाजिक स्तर पर बिरसा मुंडा का प्रभाव। पर काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश सरकार साम्राज्य को सामंत में ढाल दिया गया था। दूसरा था आर्थिक स्तर पर सुधार, ताकि आदिवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त किया जा सके। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासी समाज में चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाल ली। आदिवासियों ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। तीसरा था सामाजिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करना। चूंकि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलगा दी थी, इसलिए राजनीतिक स्तर पर इससे आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए। बिरसा मुंडा सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य और स्वामी विवेकानंद थे। बिरसा मुंडा की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और यातनाएं दी, जिस कारण वे 9 जून सन 1900 को शहीद हो गए। 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान कई कला एवं सांस्कृतिक महत्व से संबंधित मूर्तियां एवं मंदिर चर्चा में रहे थे। आइए इन सब पर नजर डाल लेते हैं एक बार। भारत मंडपम में प्रदर्शित नटराज की प्रतिमा,
भारत मंडपम में भव्य नटराज प्रतिमा भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के पहलुओं को जीवंत करती है। नटराज की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार राधाकृष्णन स्थापति ने तमिलनाडु के स्वामी मलाई से बनाई थी। चोल साम्राज्य काल से ही राधाकृष्णन की 34 पीढ़ियां मूर्ति बना रही हैं। मूर्तिकला में 8 धातुओं का उपयोग किया गया है, जिन्हें अष्टधातु, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहा के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक का अपना प्रतीकात्मक अर्थ है। इस उल्लेखनीय मूर्ति का वजन 18 टन था। इस नटराज प्रतिमा के डिजाइन निर्माण में 3 प्रतिष्ठित नटराज मूर्तियों से प्रेरणा ली गई थी और ये मंदिर चिदंबरम में थल्लई नटराज मंदिर, कोनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर मंदिर और थंजावुर में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बृहदेश्वर मंदिर हैं। हम इन मंदिरों के बारे में आगे चर्चा करेंगे आपसे। बहरहाल ये मूर्तियां भगवान शिव के नृत्य के रूप में इतिहास और धार्मिक प्रतीकवाद में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। नटराज के रूप में भगवान शिव के नृत्य स्वरूप का प्रदर्शन होता है और यह विशेष धार्मिक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। नटराज स्वरूप का प्रादुर्भाव नर्तक के रूप में शिव, जिन्हें नटराज के नाम से जाना जाता है, की अवधारणा ने 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास आकार लेना शुरू किया। शिव के नृत्य के शुरुआती चरणों में नटराज रूप से जुड़े बहुआयामी प्रतीकवाद की नींव रखी गई। 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य चोल राजवंश शासनकाल के दौरान शिव के नटराज रूप का महत्वपूर्ण विकास हुआ। कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध चोलों ने नटराज के सांस्कृतिक महत्व को आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोल कट्टर शैव थे जो भगवान शिव की पूजा पर बल देते थे। उन्होंने अपने पूरे क्षेत्र में भव्य शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का एक प्रमुख उदाहरण मिलता है। इनकी मूर्तियों में शैव आकृतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। चोलों के शासनकाल में नटराज का प्रतीकवाद और अधिक जटिल हो गया। भगवान शिव पुराणों में एक असाधारण देवता हैं जो विनाशकारी और तपस्वी दोनों गुणों के प्रतीक हैं। नृत्य के भगवान नटराज को उनके 108 विविध नृत्यों के लिए पूजा जाता है। नृत्य करते हुए शिव जीवंत के द्वंद्वों को मूर्त रूप देते हुए सृजन और विनाश दोनों से जुड़े हुए हैं। इस नृत्य को एक लौकिक नृत्य माना जाता है, जिसमें शिव लौकिक नर्तक के रूप में और संसार एक मंच के रूप में देखा जाता है। अब आइए एक नजर डालते हैं नटराज के प्रतिष्ठित तत्वों पर। नटराज को एक अत्यंत ज्वलंत ऑरियल या प्रभामंडल के भीतर चित्रित किया गया है, जो संसार के चक्र का प्रतीक है। उनकी लंबी बिखरी हुई जटाएं उनके नृत्य की ऊर्जा और गतिशीलता को प्रदर्शित करती हैं। नटराज को आमतौर पर 4 भुजाओं के साथ दिखाया जाता है। प्रत्येक हाथ में प्रतीकात्मक वस्तुएं होती हैं जिनका गहन अर्थ है। जैसे नटराज के ऊपरी बाएं भुजा में वह अग्नि को धारण करते हैं, जो ब्रह्मांड तक को नष्ट करने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। नटराज के एक पैर के नीचे कुचली हुई बौनी जैसी आकृति है, जो भ्रम और सांस्कारिक विकर्षणों का प्रतिनिधित्व करती है। अलंकरण में शिव के एक कान में नर कुंडल है, जबकि दूसरे कान में नारी कुंडल है। यह नर और मादा के संगम का प्रतिनिधित्व करता है और इसे प्रायः अर्धनारीश्वर कहा जाता है। शिव की भुजा के चारों ओर एक सांप मुड़ा हुआ है। सांप कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो मानव रीढ़ में सुप्त अवस्था में रहती है। यदि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो व्यक्ति सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है। नटराज के अगले दाहिने भाग से बनाई गई अभय मुद्रा भक्तों को भय से सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करती है। नटराज के उठे हुए पैर और उनके अगले बाएं हाथ का संकेत उनके पैरों की ओर इशारा करते हुए भक्तों को उनकी शरण में आने के लिए प्रेरित करती हैं। नटराज की मूर्ति की विशिष्ट विशेषताओं में एक उनकी हमेशा से मौजूद व्यापक मुस्कान है। फ्रांसीसी इतिहासकार रेनी ग्राउसेट ने नटराज की मुस्कान को मृत्यु और जीवन, खुशी तथा दर्द दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में खूबसूरती से वर्णित किया है। भारत मंडपम में प्रदर्शित नटराज की प्रतिमा को मूर्तिकारों ने पारंपरिक लुप्त मोम कास्टिंग विधि यानी लॉस्ट वैक्स मेथड है, जो चोल युग की प्रमुख मूर्ति निर्माण शैली रही है। हालांकि लॉस्ट वैक्स मेथड कम से कम 6000 वर्ष पुरानी है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, एक नवपाषाण स्थल पर इस विधि का उपयोग करके तैयार किया गया तांबे का ताबीज लगभग 4000 ईसा पूर्व का है और इस मेथड के तहत सबसे पहले वैक्स यानी मोम का मॉडल तैयार किया जाता है। फिर इसको कावेरी नदी के तट की खास मिट्टी से कवर करते हैं। कई बार इस तरह से किया जाता है। इसके बाद जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाती है तो फिर मोम को पिघलाया जाता है। अब अंदर का मोम पिघल जाता है और फिर एक खोखला खाका तैयार होता है। इसके बाद इस खोखले ढांचे को पिघली हुई धातु से भरा जाता है।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन 3 मंदिरों की जिससे प्रेरित होकर भारत मंडपम में नटराज मूर्ति का निर्माण किया गया है। और ये मंदिर है चिदंबरम में थल्लई नटराज मंदिर, कोनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर मंदिर और तंजावुर में यूनेस्को विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थल बृहदेश्वर मंदिर। थिल्लई नटराज मंदिर को नटराज मंदिर चिदंबरम भी कहा जाता है। यह मंदिर शिव को समर्पित है। यह भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में है। इस मंदिर का गहरा पौराणिक संबंध है। जब शहर का नाम थिल्लई था तब इस पवित्र स्थान पर एक शिव मंदिर हुआ करता था और चिदंबरम उस शहर का नाम है जहां अब मंदिर स्थित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विचारों से सुसज्जित या ज्ञान का वातावरण। मंदिर की वास्तुकला कला और आध्यात्मिकता के बीच अंतर को दर्शाती है। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान किया गया था, जब चिदंबरम चोल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। चोल नटराज भगवान शिव को अपना कुल देवता मानते थे। दूसरी सहस्त्राब्दी के दौरान नटराज मंदिर को क्षति, नवीनीकरण और विस्तार का सामना करना पड़ा। चिदंबरम मंदिर अपनी वास्तुकला और मूर्तिकला विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसके मुख्य आकर्षण नटराज की रत्न जड़ित छवि हैं। यह मंदिर आगम में उल्लिखित मानकों के अनुसार बनाया गया था। इसमें 5 प्रकारण यानी कि मंदिर परिसर हैं, जिनमें से प्रत्येक दीवारों से विभाजित हैं और एक दूसरे के भीतर हैं। गर्भगृह सबसे भीतरी प्राकारम में स्थित है। बाहरी प्राकारम आकाश की ओर खुला है क्योंकि इसमें छत का अभाव है। कनक सभा, सिट सभा, नृत्य सभा, देव सभा और राजसभा मंदिर के 5 प्रमुख हॉल या सभा हैं। मंदिर में 9 द्वार हैं, जिनमें से 4 में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में गोपुरम है। पूर्वी गोपुरम में भरतनाट्यम की 108 नृत्य मुद्राएं हैं। कहा जाता है कि पल्लव राजा कोपेरून सिंगन द्वितीय ने पूर्वी गोपुरम का निर्माण कराया था। 1050 ईस्वी के आसपास बना पश्चिमी गोपुरम सबसे छोटा गोपुरम है। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह गोपुरम कभी बनवाया गया था। उत्तरी गोपुरम का निर्माण लगभग 1300 ईस्वी में हुआ था और इसके ईंट वाले भाग का निर्माण 16वीं शताब्दी में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने करवाया था और दक्षिणी गोपुरम का निर्माण एक पांड्य राजा ने करवाया था, जिन्हें सोक्काक्सेयन थिरुनल्लई एझू गोपुरम कहा जाता है और इसकी छत में नक्काशीदार मछलियों को दिखाया गया है। उमा महेश्वर मंदिर। कोनेरी राजपुरम में स्थित उमा महेश्वर का मंदिर लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है, जिसका निर्माण चोल शासकों द्वारा करवाया गया और आगे जाकर मंदिर के जीर्णोद्धार में विजयनगर शासकों और नायकों के नाम से यह जुड़ गया। कोनेरू राजपुरम तमिलनाडु के उपजाऊ और ऐतिहासिक कावेरी डेल्टा में धान के खेतों से घिरा एक छोटा सा गांव है। इस गांव में स्थित उमा महेश्वर मंदिर के मुख्य भगवान शिव हैं, जिन्हें उमा महेश्वर और उनकी पत्नी अंगवला नायकी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान उमा महेश्वर का लिंग स्वयंभू माना जाता है। इसे भगवान शिव के मंदिरों में से 34वां माना जाता है। लेकिन इस मंदिर को लोकप्रियता प्रदान करती है मंदिर में लगी नटराज की मूर्ति, जो मंदिर में मूल मूर्ति के आकार से भी बड़ी हैं। इसके साथ ही मंदिर अपने खूबसूरत भित्ति चित्रों के लिए भी जाना जाता है। हालांकि संरक्षण के अभाव में अधिकांश भित्ति चित्रों ने अब अपने मूल रूप को खो दिया है। श्री बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित कई प्रसिद्ध मंदिरों में से यह एक है। पेरुवेदैयर कोय्यल के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े एवं भव्य मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराजा प्रथम द्वारा 1003 ईस्वी से 1010 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। उनके नाम पर ही इसे राजराजेश्वर मंदिर का भी नाम दिया जाता है। यह मंदिर ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है और इसमें अधिकांश बड़े शिलाखंडों का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर की निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। इसके एक शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है और जिस पर यह कलश स्थित है उसका वजन अनुमानतः 60 टन है। इस मंदिर की उत्कृष्टता के कारण ही 1887 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया था। वर्ष 2010 में श्री बृहदेश्वर मंदिर का 1000वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कोणार्क चक्र। 9 से 10 सितंबर 2023 को एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय के अंतर्गत दिल्ली में G20 का सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को प्रदर्शित करने के रूप में शिखर सम्मेलन स्थल पर अन्य देशों के स्वागत हेतु ओडिशा के सूर्य मंदिर के ऐतिहासिक कोणार्क चक्र की भित्ति को दर्शाने वाली एक दीवार लगाई गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क चक्र के बारे में हम आपको जानकारी दें। कोणार्क चक्र की बात करें तो यह चक्र सूर्य मंदिर का एक अभिन्न अंश है जो सूर्य देवता को समर्पित है।
इन पहियों का व्यास 9 फीट 9 इंच है और इसमें 8 चौड़ी तीलियां हैं और 8 पतली तीलियां हैं, जिनमें प्रत्येक 2 चौड़ी तीलियां 3 घंटे की अवधि को प्रदर्शित करती हैं, जो प्राचीन पत्थर की नक्काशी और शिल्प कौशल का चमत्कार है। पहिए पर विभिन्न पक्षियों और जानवरों के चित्रण के साथ साथ पत्तेदार डिजाइनों की जटिल नक्काशी की गई है और इसकी तीलियों में लगे पदक विभिन्न मुद्राओं में महिलाओं की आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी जिले में समुद्र तट पर स्थित कोणार्क में 13वीं सदी का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय लगभग 1250 ईसा पूर्व गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है। हिंदू भगवान सूर्य को समर्पित यह मंदिर 100 फुट ऊंचे रथ की तरह दिखाई देता है, जिसमें विशाल चक्र और घोड़े हैं जो सभी पत्थर से बनाए गए हैं। यह मंदिर 1984 के यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के साथ ही हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल भी है तथा इसे भारतीय 10 रुपए के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। सूर्य मंदिर कलिंग मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है। वर्ष 1676 की शुरुआत में यूरोपीय नाविकों द्वारा मंदिरों को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था, क्योंकि यह एक विशाल टावर जैसा दिखाई देता था और इसके काले पत्थरों के निर्माण के कारण इसका रंग काला दिखाई देता था। और इसी तरह पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं के रूप में यह मंदिर सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है। 7 घोड़े द्वारा खींचे गए 12 जोड़े चक्र हैं जो पूरे आकाश में इसकी गति को दर्शाते हैं। चक्रों में 24 तीलियां हैं जो एक दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं। चक्र धूप घड़ी के रूप में भी कार्य करते हैं, क्योंकि तीलियों द्वारा डाली गई छाया दिन के समय का संकेत देती हैं। मंदिर में कई विशिष्ट और सुव्यवस्थित त्रिविमीय इकाइयां हैं। विमान के ऊपर एक शिखर के साथ ऊंचा टावर था जिसे रेखा देउल के नाम से जाना जाता था, जिसे 19वीं शताब्दी में ढहा दिया गया था। पूर्व की ओर जहमोगाना, जिसे दर्शक कक्ष या मंडप कहते हैं, अपने पिरामिड नुमा आकृति के साथ खंडहरों की प्रभावी संरचना है। पूर्व की ओर सुदूर नट मंदिर, जो कि नृत्य कक्ष है, जो अब बिना छत के है, एक ऊंचे मंच पर स्थापित है। वसुधैव कुटुंबकम। G20 सम्मेलन के दौरान यह आदर्श वाक्य भी काफी चर्चा में रहा, जिसे इस वर्ष की G20 की थीम के रूप में चुना गया था, जिसे अंग्रेजी में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर लिखा गया। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म की मूल संस्कार और विचारधारा को दर्शाता है, जो महाउपनिषद और हितोपदेश जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक संस्कृत वाक्यांश है, जहां वसुधा का अर्थ है विश्व या पृथ्वी या धरती से है और कुटुंबकम का अर्थ परिवार से है। इसका अर्थ है विश्व एक परिवार है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी सजा हुआ है और यह महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संदेश का प्रतीक है, जो विश्व एकता और मानवता के मूल्य और मूल्यों को प्रमोट करता है। यह शब्द वैश्विक सद्भाव, सहयोग और पृथ्वी और उसके निवासियों की भलाई के लिए साझा जिम्मेदारियों की भावनाओं को बढ़ावा देता है। महाउपनिषद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक अथर्ववेद का हिस्सा है तथा महाउपनिषद सभी जीवित प्राणियों की एकता और मानवता की परस्पर संबद्धता पर जोर देता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ। जहां G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण भारतीय नटराज मंदिर और नटराज की मूर्ति सहित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क चक्र चर्चा में आए, वहीं जब G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2500 साल पहले विश्व को दिए गए संदेश से की, तो अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ भी चर्चा में आ गया, जिसमें यह संदेश दिया हुआ था, हेवम लोकसा हितमुखेति अथ इयम नास्ति हेवम। इसका अर्थ है मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। इस शिलालेख को प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जो पाली और संस्कृत का मिश्रण है। इसे दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में स्थापित अशोक स्तंभ पर लिखा है, जिसे दिल्ली टोपरा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ को हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कलां से स्थानांतरित किया गया था और लगभग 13 मीटर ऊंचे इस स्तंभ को फिरोजशाह कोटला में महल की इमारत के ऊपर स्थापित किया गया था तथा इसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया। आपको बता दें कि फिरोजशाह तुगलक के आदेश पर अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली लाया गया था। दिल्ली टोपरा स्तंभ उन्हीं स्तंभों में से एक है, जबकि दूसरा स्तंभ दिल्ली मेरठ स्तंभ है। मिच्छामि दुक्कड़म। सितंबर में नए संसद भवन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए मिच्छामि दुक्कड़म शब्द का प्रयोग किया, तो यह चर्चा का विषय बन गया। मिच्छामि दुक्कड़म यह हिंदी शब्द नहीं है, यह अर्धमगधी भाषा या प्राकृत भाषा का शब्द है, जिन भाषाओं में जैन आगम लिखे गए थे। जैन आगम के अनुसार मिच्छामि का अर्थ क्षमा करने और दुक्कड़म का अर्थ गलतियों से है।
अर्थात इसका मतलब हुआ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए से है। इस उत्तम क्षमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध जैन धर्म पर्युषण पर्व से है। पर्युषण पर्व जैन धर्म में मुख्य रूप से मनाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। श्वेतांबर जैन समुदाय द्वारा इस पर्व को 8 दिन तो दिगंबर समुदाय द्वारा इसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसी पर्व के आखिरी दिन हर कोई एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कड़म या उत्तम क्षमा बोलकर अपनी सभी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। श्वेतांबर समुदाय के लोग मिच्छामि दुक्कड़म और दिगंबर समुदाय के लोग उत्तम क्षमा बोलते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा ने 18 सितंबर 2023 को जारी किए गए एक अधिसूचना में आधिकारिक तौर पर नए संसद भवन को भारत का संसद भवन नामित किया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने एक ही दिन नए संसद भवन में अपनी बैठकें आयोजित की। पिछले 75 वर्षों में संसदीय लोकतंत्र के विकास पर चर्चा के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। नया संसद भवन नई दिल्ली में मौजूदा संसद भवन के पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण में रायसीना रोड और उत्तर में रेड क्रॉस रोड से घिरा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आधिकारिक तौर पर पुराने संसद भवन, जिसे संसद भवन के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया है। यह नामकरण सदस्यों के एक नए परिसर में स्थानांतरण के बाद हुआ और इसे लोकसभा के सचिवालय द्वारा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप में दिया गया है। पुराने संसद भवन का नाम बदलने का ऐतिहासिक महत्व है, जो भारतीय संविधान के निर्माण में इसकी भूमिका को उजागर करता है। सेंट्रल हॉल के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव ने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में इमारत के महत्व पर जोर देते हुए इस निर्णय को प्रेरित किया था। पुराना संसद भवन 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के सत्र के लिए स्थल के रूप में कार्य करता था। इसके दौरान भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। इसमें भारत के संवैधानिक ढांचे और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूनेस्को द्वारा 2023 में घोषित विश्व धरोहर स्थल। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 में भारत के 2 प्रमुख स्थलों को विश्व धरोहर घोषित किया गया। एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा की प्रतिष्ठित पीठ शांति निकेतन को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल है। शांति निकेतन को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने का निर्णय 17 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में विश्व विरासत समिति के 45वें सत्र में लिया गया था। शांति निकेतन बंगाल में एक विश्वविद्यालय शहर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में की गई थी। इसे एक आवासीय विद्यालय और कला केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। यूनेस्को के अनुसार स्कूल प्राचीन भारतीय परंपराओं और धार्मिकता पर आधारित सांस्कृतिक सीमाओं से परे मानव की एकता की दृष्टि पर आधारित है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय विश्व भारती के नाम से स्थापित किया था। यूनेस्को के अनुसार शांति निकेतन अखिल एशियाई आधुनिकता की ओर दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो पूरे क्षेत्र की प्राचीन मध्यकालीन और लोक परंपराओं पर आधारित है। बाद में टैगोर शांति निकेतन में बस गए। सऊदी अरब के रियाद में हुई यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में सांस्कृतिक श्रेणी में शांति निकेतन के बाद भारत के 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया। इसके अलावा कर्नाटक के वास्तुशिल्प चमत्कार होयसल युग के मंदिरों को भी इसमें शामिल किया गया। होयसलों के पवित्र समूह में 3 मंदिर शामिल हैं। इसमें वेल्लूर में चेन्नाकेशव मंदिर, हसन जिले के हेलविड में होयसलेश्वर मंदिर और मैसूर जिले के सोमनाथपुर में केशव मंदिर शामिल है। मंदिरों की विशेषताओं में अति वास्तविक मूर्तियां और पत्थर की नक्काशी है, जो संपूर्ण वास्तुशिल्प, सतह, एक परिक्रमा मंच, एक बड़े पैमाने पर मूर्तिकला गैलरी, एक बहुस्तरीय फ्रीज या वल्लारी और साला किदवंती की मूर्तियों को कवर करती हैं। आगे हम बात करेंगे कि विश्व विरासत स्थलों में शामिल होयसल समूह के कुछ पवित्र मंदिरों की विशेषताएं क्या हैं, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं होयसल राजवंश के बारे में। होयसल वंश के शासकों ने 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया और उनकी राजधानी हेलविड, जिसे द्वार समुद्र भी कहा जाता है, रखी गई थी। चोलों और बाद में चालुक्यों के बीच लंबे संघर्ष के दौरान होयसल प्रमुखता से उभरे। इनका निवास स्थान मैसूर के गंगावाड़ी के उत्तर पश्चिम में पहाड़ी क्षेत्र में था। प्रारंभ में चालुक्यों के सामंत थे, बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और चालुक्यों के पतन के बाद उनके दक्षिणी क्षेत्र पर अपना प्रभाव नियंत्रण करना शुरू कर दिया।
साला या साल को होयसल राजवंश का संस्थापक माना जाता है, जिसे नृपकामा द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुवर्धन को होयसल राजवंश का महान शासक माना जाता है। इसके अलावा वीर बल्लाल द्वितीय और वीर बल्लाल तृतीय का नाम भी महत्वपूर्ण शासकों में शामिल है। राजा विष्णुवर्धन प्रारंभ में जैन धर्म से प्रभावित थे, लेकिन बाद में संत रामानुज के प्रभाव में वे वैष्णव धर्म को मानने लगे और इस वंश के शासकों ने शैव, वैष्णव, जैन धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। इस काल में कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। इस काल में कला और वास्तुकला की एक उत्कृष्ट शैली उभरी, जिसे होयसल शैली के नाम से जाना जाता है, जो वेसर और द्रविड़ शैली का मिश्रण प्रतीत होती है। अब आइए जानते हैं शैली के मंदिरों के बारे में और जानते हैं सबसे पहले चेन्नकेशव मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण एक विशिष्ट होयसल शैली में 1116 ईस्वी में होयसल राजवंश के राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। यह चोलों पर उनकी विजय के उपलक्ष्य में यागची नदी के तट पर बनवाया गया था। इस मंदिर को केशव या विजय नारायणम मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर का निर्माण तारे के आकार के एक मंच पर किया गया। मंदिर की संरचना के कारण दिन के प्रकाश में अलग अलग समय में विष्णु भगवान के 24 रूपों की आकृतियां यहां दिखाई देती हैं। मंदिर की कलाकृति में 12वीं शताब्दी के धर्मनिरपेक्ष जीवन के दृश्यों, नर्तकियों और संगीतकारों के साथ साथ कई भित्त चित्रों के माध्यम से रामायण, महाभारत और पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों का सचित्र वर्णन दर्शाया गया है। इसमें शैववाद और शक्तिवाद के विषयों के साथ साथ जैन धर्म से जिन और बौद्ध धर्म से बुद्ध की छवियां भी शामिल की गई हैं। होयसल विश्व विरासत में शामिल मंदिरों में सोमनाथपुरा का केशव मंदिर भी शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1258 ईस्वी में होयसल वंश के राजा नरसिम्हा तृतीय के समय सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा करवाया गया था। होयसल शैली में निर्मित इस मंदिर को भी तारे के आकार के एक रूप में मंच प्रदान किया गया है। प्रांगण छोटे छोटे मंदिरों के स्तंभ युक्त गलियारे से घिरा हुआ है। केंद्र में मुख्य मंदिर तक ऊंचे तारे के आकार के मंच पर स्थित है। इसमें 3 गर्भगृह हैं। इस गर्भगृह में कई स्तंभों वाला एक सामान्य सामुदायिक हॉल भी है। पश्चिमी गर्भगृह केशव भगवान की मूर्ति के लिए है। उत्तरी गर्भगृह जनार्दन का है और दक्षिणी गर्भगृह वेणुगोपाल का था, जो विष्णु भगवान के सभी रूप हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों, आंतरिक दीवारों, स्तंभों और छत पर हिंदू धर्म की धार्मिक प्रतिमाओं को जटिल रूप से उकेरा गया है और रामायण, महाभारत और भगवत पुराण को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही छतों पर भी सुंदर बनावट और सजावटें की गई हैं। होयसलेश्वर मंदिर होयसल साम्राज्य की पूर्व राजधानी हेलविड में सबसे बड़े स्मारकों में से एक होयसलेश्वर मंदिर सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। 12वीं शताब्दी में विशिष्ट होयसल शैली में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर का निर्माण होयसल वंश के राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल के दौरान केतमल्ला द्वारा किया गया था। तारे के आकार की संरचना पर बने होयसलेश्वर मंदिर वास्तव में 2 भवन हैं, जबकि यह एक एकीकृत इमारत है जिसे 2 मंदिरों के रूप में डिजाइन किया गया है। यहाँ मूर्तियां शिव के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्यों को प्रदर्शित करती हैं। साथ ही मंदिर परिसर में जैन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। होयसलेश्वर मंदिर की बाहरी दीवारों का डिजाइन 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो हाथियों, शेरों, लताओं, घोड़ों, कथाओं, हिंदू देवताओं, दिव्य संगीतकारों और नर्तकियों की मूर्तियों की उन्नत नक्काशी को सजी हुई प्रदर्शित करती हैं। आपको बता दें कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूहों को शामिल करने के पश्चात अब तक 42 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है। इसमें शांति निकेतन 41वें और होयसल मंदिर समूह 42वें भारतीय स्थल के रूप में शामिल हुए हैं। सूची में शामिल इन स्थलों में से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे पहले वर्ष 2021 में पालमपेट, वारांगल, तेलंगाना में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर और गुजरात में सिंधु घाटी स्थल धोलावीरा को क्रमशः भारत में 39वें और 40वें स्थलों के रूप में शामिल किया गया था। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय स्थल 1983 में अजंता एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा का किला हैं। इस खबर के अंत में अब आइए स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद इकोमॉस की भूमिका पर भी एक नजर डाल लेते हैं। फ्रांस के पेरिस में स्थित स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी इकोमॉस एक सलाहकार निकाय है जो विश्व स्थलों में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश करता है। उदाहरण के तौर पर इकोमॉस ने पहले शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है
जिसमें पेशेवर विशेषज्ञ, स्थानीय अधिकारियों, कंपनियों और विरासत संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह दुनिया भर में वास्तुकला और परिदृश्य विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित है। तो ये थी वर्ष 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इतिहास और कला एवं संस्कृति की करंट अफेयर से संबंधित खबरें। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें विरत.दुबे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें @virat.dube के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपका समय शुभ रहे और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।